नमस्कार, नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ नेशनलिस्ट व्यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के बारे में बात करेंगे और उसका कारण ये है, पिछले दिनों हमने देखा कि ट्विटर और भारत सरकार के बीच में इस मामले को लेकर काफी वाद विवाद हुआ। वर्तमान में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके मंत्री एक नए मंत्री अश्विनी वैष्णव, लेकिन इससे पहले रविशंकर प्रसाद जो इस मंत्रालय के मंत्री थे उन्होंने काफी बयान भी जारी किए इसको लेकर। और लेकिन इस सारे विवाद में कहीं कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात भी आती रही, कहीं लेफ्ट वर्सेस राइट की बात भी होती रही, कहीं केंद्र सरकार वर्सेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात होती रही। पर इस सारे बहस में सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का रहा कि आखिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है क्या, और ये जो विवाद है वास्तव में ये विवाद है क्या। हम अक्सर ये बात देखते भी हैं और कहते भी हैं कि जो जो सोशल मीडिया आने के बाद, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद समस्या डेर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन की नहीं है या सूचना की शॉर्टेज नहीं है, जानकारी की शॉर्टेज नहीं, जानकारियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उसको में से जो मूल बात है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो आज हम उस मूल बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ श्री अमन सिन्हा जी हैं। श्री अमन सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 2 दशक से अधिक समय तक जो है वो कानूनी क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस करते रहे। बहुत महत्वपूर्ण केसों के साथ उनका जुड़ाव रहा है, जिसमें राम जन्मभूमि से संबंधित मामले भी थे और इसके अलावा भी आईटी से संबंधित मामलों पर भी उनकी विशद जानकारी है। और तो आज हम अमन सिन्हा जी से इस विषय में चर्चा करेंगे और इसका कानूनी पक्ष, इसका व्यवहारिक पक्ष, इसका सार्वजनिक पक्ष जो है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। श्री अमन सिन्हा जी से बात करने से, पहला सवाल पूछने से पहले मैं एक छोटी सी चीज अपने दर्शकों को बता देता हूं कि वास्तव में ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 आए थे, ये फरवरी 2021 में आए थे। इनको लागू करने के लिए 3 महीने का समय मंत्रालय ने दिया था और इसमें 2 कैटेगरीज हैं। पहला कंफ्यूजन हम यही दूर करने की कोशिश करते हैं। ये नियम 2 ब्रॉड श्रेणी के या 2 ब्रॉड कैटेगरीज के प्लेटफॉर्म्स पर लागू होते हैं। पहले है इंटरमीडियरीज। अगर आप इस पूरे रूल्स को भी पढ़ेंगे तो इसका नाम है पूरे रूल्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद ब्रैकेट में है इंटरमीडियरी गाइडलाइंस। ये ध्यान दीजिए, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस यानी इंटरमीडियरीज के लिए गाइडलाइन, एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। और डिजिटल मीडिया के लिए एक नैतिकता का कोड, एक एथिक्स कोड। यानी 2 कैटेगरीज हैं, एक है इंटरमीडियरीज और एक है डिजिटल मीडिया। इंटरमीडियरीज में मूलतः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप भी। और इसकी जो नोडल एजेंसी है रूल्स लागू करवाने की दृष्टि से वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया है, जिसके लिए एथिक्स कोड लागू किए गए हैं इन नियमों के तहत, लेकिन इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, यानी भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। ये जो डिजिटल मीडिया, इसको आप मूलतः 3 बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है न्यूज एंड व्यूज के जो हम देखते हैं, पोर्टल्स चलते हैं या वेबसाइट्स चलती हैं जिसमें समाचार या दृष्टिकोण रहते हैं। दूसरा है स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स हैं, जिसमें हेल्थ की एक मान लीजिए वेबसाइट हो सकती है, या फैशन की वेबसाइट हो सकती है, या ऑटोमोबाइल के वेबसाइट्स हम देखते हैं। और तीसरा है ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये, तो ये 3 कैटेगरीज है डिजिटल मीडिया में। दूसरी तरफ इंटरमीडियरीज हैं। आज हम बात करेंगे इंटरमीडियरीज के बारे में, क्योंकि एक ही कार्यक्रम में सबके विषय में बात करना संभव नहीं हो पाएगा। तो एक बार फिर दर्शकों से ये कहूंगा कि ये अपना कंफ्यूजन दूर कर लें। ये नियम 2 कैटेगरीज पर लागू होते हैं, एक इंटरमीडियरीज पर, दूसरा डिजिटल मीडिया पर। डिजिटल मीडिया सबके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं। जो झगड़ा चल रहा है वो सारे का सारा इंटरमीडियरीज का चल रहा है फिलहाल, और चर्चा में भी वही नियम है। तो अमन सिन्हा जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और thank you very much, and my greetings to all viewers of the Nationalist View, and I look forward to having a very engaging and meaningful discussion, and hopefully we'll be able to throw some light on the new IT rules. जी, थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल अमन जी सीधा, ये जो नए नियम लाए गए, हर नियमों को लाने के पीछे कारण होता है, एक उसकी पृष्ठभूमि होती है।
तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड। मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं, हम इस जनरली जब भी इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं तो कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत के स्टाइल में करते हैं। ये कोई उस तरीके से इंटरव्यू नहीं है, आपके तक जानकारी पहुंचाने के लिए है। तो हम कई बार हो सकता है कि हमारे, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ अंग्रेजी हिंदी दोनों, और हमारे जो गेस्ट होते हैं वो भी या विशेषज्ञ भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उसमें से जो की टेक अवेज होंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि जो एक भाषा में है वो दूसरी भाषा में भी बता सकूं। तो ये कॉन्वर्सेशन है, आप इसको इसी नजरिए से देखें और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करें हमारे साथ, कि आपको कैसा ये लगा और आगे जो आपके सवाल है वो भी। तो अमन जी, ओवर टू यू कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है आईटी रूल्स 2021 की। Thank you very much, Arunji. And I will give a short backgrounder. You very aptly pointed out that there is a lot of confusion on this, and some part of it you have already set it right by stating that digital media rules are different and the rules regarding intermediaries are different. Now, clearly, the internet revolution has transformed the way we communicate, interact, and share information. Social media has become perhaps the most popular, most easily accessible means of communication and sharing information. And we have become a true global village in the sense of Vasudev Kutumbakam, as was envisaged in our Maha Upanishads in ancient times. And today we are truly a global village when it comes to sharing information, sharing news, and even interacting over social media. That is the prowess of social media. However, with great power also comes great responsibility and great accountability, which, in my opinion, is missing in the present scheme of things. And social media giants, some of them they have virtually become, there is a tech feudalism which is prevailing, and they have eclipsed many nation states. And I was reading one of your notes also, which article which you had written and shared with me. And you had very correctly described that in those terms. Now, today, India is known to be the largest open internet society. We attract perhaps all social media companies, big and small. And but there are now growing number of instances where social media is being used as a tool for violating dignity of women, settling out of office corporate rivalries, inciting malicious or anti-national fake news, etc., inciting communal riots through disrespectful utterances against certain religions or religious sentiments, and mass circulation of several obscene contents, financial frauds, etc. And this has also become an easy tool for recruitment of terrorist or secessionist youth, and misleading and misguiding them. So therefore, this abuse of social media was compounded due to lack of robust complaint and redressal mechanism, which is inaccessible to ordinary social media users. It was therefore considered to set in motion a mechanism for consumer complaints and redressal powers in form of intermediary guidelines, which you were referring to. Now, amidst all these growing concerns, the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021-2021 have been framed in exercise of powers under Section 87.2 of the Information Technology Act, which was enacted way back in year 2000. And you would also note that this has superseded the earlier set of rules which were existing, and these rules were there in 2011. And it is not the case that all of a sudden some new rules have been formulated or something has been done which did not exist at all. In fact, these rules, 10 years is a long time in technology space, as you know, and these rules had also outlived their utility. And these rules, in fact, have been formulated in pursuance to Supreme Court judgments. And these rules have been formulated to ensure that we have rules which are relevant and useful to the ordinary social media users. Now, the two Supreme Court judgments which I was referring to, if I may point it out, one was in the case of Prajawala.
So this was a suo motu writ petition which was entertained by Supreme Court. And by their order dated 11th of December 2018, the court had directed the government of India to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape, imageries, video, and sites, contents which are hosting platforms and other applications. Thereafter, Supreme Court in 2019 also, by order dated 24th September 2019, directed the Ministry of Information Technology to apprise the exact timeline in respect of completing the process of notifying the new rules. And therefore, the government of India was duty bound and obliged to come up with these new IT rules and guidelines. And in any case, as I mentioned to you, that the earlier rules were framed in last decade, 10 years back, and they had outlived their utility and relevance. And therefore, it was imperative that government of India should have formulated new rules. Apart from Supreme Court judgments in pursuance to which these rules have been enacted, there have been in Parliament also these issues were raised from time to time, and there are 2 or 3 instances. If you would like, I can mention them also. One was when a call attention motion was raised in the House on 26th of July 2018, and the minister also assured that government will strengthen the legal framework and make social media platforms accountable under law. Parliamentary committee in its report dated 3rd February 2020, after studying the alarming issue of pornography on social media and its effect on children and society as a whole, recommended for enabling identification of the first originator of such comments so that such problems or offenses are nipped in the bud. So therefore, not one but several reasons behind bringing these new rules, and they were done in pursuance to Supreme Court judgments and other assurances which were made before the Parliament. मैं अपने उन दर्शकों के लिए जो हिंदी में सिर्फ इस चीज को सुनना चाहेंगे, मैं एक क्विक की पॉइंट्स बता देता हूं। और अमन जी वैसे बाइलिंगुअल है, अगर कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मुझसे मिस होगा तो वो भी इसको बता देंगे। और मैंने जैसे कहा एक बार फिर से, ये अपना उद्देश्य यही है कि आप लोगों तक जो है वो जानकारी पहुंचे, और उसके बाद क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय आप वो कर सकते हैं। अमन जी का कहना था कि चूंकि अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका है पूरी दुनिया जो है, तो एक तरीके का तकनीकी सामंतवाद, टेक फ्यूडलिज्म, ये जो बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं किसी की सुनती नहीं है, और ये इनको जो है वो इनके प्लेटफॉर्म्स का बहुत सारा मिसयूज होना शुरू हो गया था। कम्युनल राइट्स इससे इंसाइट हो रहे थे। इसी तरीके से महिलाओं को, बच्चों को जो है, महिलाओं को के प्रति असम्मान प्रदर्शित करना, अपने विरोधियों का निपटारा करना, कॉर्पोरेट जगत की लड़ाई में इसका मिसयूज करना, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स करना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स करना, और कंज्यूमर जो इससे प्रभावित हो रहे थे उनके पास रिड्रेसल का, उनकी शिकायतों के निदान का कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए भी ये लाना जरूरी हो गया था। दूसरी बात ये है कि 2000 ये नियम अभी ताजा ऐसा नहीं है कि अचानक ही बना दिए गए, पहली बार 2011 से ये नियम लागू थे। ये जो नए नियम आए हैं, ये चूंकि पिछले 10 साल में प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में काफी परिवर्तन हुआ है, सोशल मीडिया की दुनिया में भी काफी परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए इनको अपडेट करना जरूरी था। तो ये 2021 के नियम एक प्रकार से अपडेटेड नियम है। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय हैं, एक 11 दिसंबर 2018 का, एक सितंबर 2019 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाकायदा ये कहा कि आप जो है वो उपयुक्त नियम और कायदे लाइए, आईटी रूल्स लाइए, जिनसे कि ये सोशल मीडिया से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। ये कुछ स्पेसिफिक केस थे, जैसे जो 2018 का केस था वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और जो है इस तरीके की इमेजरी जो सोशल मीडिया पर दी जा रही थी उससे संबंधित था। और सितंबर 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप हमें एक पूरी टाइमलाइन बताइए, यानी कि एक बिल्कुल समय सारणी बताइए जिसके हिसाब से केंद्र सरकार से कहा कि आप इसको अपडेट करेंगे, जो भी नियम उचित हैं उसको आप लाएंगे।
इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी 2018 जुलाई में कॉल अटेंशन मोशन और उसमें ये इशू रेज किया गया, जिसमें कि सरकार के मंत्री जो भी थे उस समय, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हाँ हम इसको दुरुस्त करेंगे। इसी प्रकार से एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने अपनी जो रिपोर्ट फरवरी 2020 में दी, उसके अंदर भी यही बात कही गई थी। तो इसकी एक पूरी लंबी पृष्ठभूमि है जो पिछले 10 वर्ष की पृष्ठभूमि है, ये अमन जी ने बताया। दूसरा सवाल अमन जी, या दूसरी जानकारी जो हम लोग जानना चाहेंगे कि अब ये मसला क्या है ट्विटर और इन लोगों को अब, बल्कि लेकिन इससे पहले एक हम ये कर लेते हैं, ये आईटी रूल्स जो बने हैं इसके की टेक अवेज क्या क्या चीजें, कंप्लायंस है या क्या, क्योंकि फिर हम बात करेंगे कि इससे तकलीफ जिनको हुई है वो क्यों तकलीफ हुई है। पहले ये पता कर लेते हैं कि जिस चीज से तकलीफ हुई है वो क्या, विवाद का मुद्दा क्या है। तो की टेक अवेज, व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम द आईटी रूल्स 2021? धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो जो इश्यूज या जो पॉइंट्स मैंने रेज किए थे, आपने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हिंदी में उसको अनुवाद भी करके और उसके साथ अपना वैल्यू एडिशन करके आपने उसको एक्सप्लेन किया, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब जैसा आपने बताया कि इन रूल्स के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे और इन रूल्स को क्यों लाया गया, पहले उस विषय को लेके और उसके बाद इंटरमीडियरीज का क्या रोल है एंड व्हाट आर द की टेकअवेज। सो we'll come to that. Now, primarily, we could say that there were 5 primary objectives behind bringing these new rules. The background I've already shared with you, which you have also explained in Hindi, and said that the rules had obviously outlived their utility and relevance, and therefore new rules had to be formulated. But what were the objectives? Finally, the objectives which have gone behind formulation of the new rules are: first is that social media platforms are welcome to do business in India, but they need to follow the Indian constitution, the Indian law and rules and regulations. Second was that social media platforms have empowered ordinary users, but the ordinary users also need accountability against misuse and abuse of their accounts, etc. And therefore, in order to provide more protection to the ordinary social media users, these rules had to be formulated. And that is where the third objective was, that they empower the ordinary social media users, embodying a mechanism for redressal and timely resolution of their grievances. And therefore, this was a perennial problem which was coming through, that लोग कहते थे कि हमने वो कंप्लेन तो कर दी पर उसकी कोई सुनवाई नहीं, वो पता नहीं किसी ने उसका कॉग्निजेंस लिया, उसको रजिस्टर किया, नोट भी किया, नहीं किया. Now there are timelines and within which the grievance redressal mechanism will set in, and they have to opine and give a finding on the complaints within a certain time limit. Now, thereafter, there is also, as you mentioned, there is a digital media and OTT code, and they have to follow a certain code of ethics. It focuses more on in-house self-regulation mechanism, whereby a robust grievance redressal mechanism has been provided while upholding the creative freedom and journalistic freedom, etc. But as you mentioned, that is not the thrust of discussions today, because we are focusing primarily on intermediaries and their role and etc. as to what all these rules entail with respect to intermediaries. And finally, these rules, the proposed framework and the rules which have been enacted, it's a progressive, liberal and a contemporaneous framework. It seeks to address people's varied concerns while removing any misapprehension about curbing creativity and freedom of speech and expression. And therefore, this is a welcome progressive move by the government of India, and it's a timely move also. Now, as we come to the role of intermediaries, as you all know, intermediaries technically they are entities
that store or transmit data on behalf of individuals, other persons, social media users. And intermediaries include telecom service provider, online marketplaces, and several social media platforms, as you all know, whether it is Facebook, Twitter, Google, WhatsApp, etc. Now, uh, obviously, these are the entities which facilitate access to internet, and we very well know which are the major social media intermediaries. However, what happens that generally the intermediaries adopt a passive approach to content they provide or host, which is quite unlike what happens when books are published, etc., because there the liability and onus is also of those who are publishing that particular content or news. Since the intermediaries generally do not have editorial control over the content, uh, countries are encouraged to enact some kind of safe harbor protection which offer immunity to intermediaries from criminal liabilities. So for instance, in India, we have a safe harbor provision in form of section 79 of the Information Technology Act 2000. Now, these rules give a comprehensive roadmap and a picture for all the duties that intermediaries have to comply to and follow within the ambit of these rules. Obviously, they were not very clearly well defined here. So there is a code of guidelines which all these intermediaries have to abide by, and I will come to those guidelines one by one. Uh, would you like to translate and mention for benefit of our viewers in Hindi the last part of? या जी बिल्कुल। देखिए, जो अभी तक इस सवाल के जवाब में हमने अमन जी ने कहा है, उसका जो लबोलुआब ये है कि 3-4 ऑब्जेक्टिव्स थे, 3-4 लक्ष्य थे इन आईटी रूल्स को लाने के। एक तो बात हुई है कि चूंकि टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ, और 10 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, तो पुराने जो नियम थे वो अपनी यूटिलिटी उनकी काफी हद तक जो उस पर एक सवालिया निशान था। और दूसरी बात यह है कि एक सामान्य सिटीजन, उसको ये दिक्कत होती थी कि वो सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करता था, लेकिन अगर कोई शिकायत करता था तो उस शिकायत का जवाब कब आएगा, नहीं आएगा, आएगा, तो इसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। तो ये जवाबदेही एक तय समय सीमा के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने की जरूरत थी। ये दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है इन नियमों का। तीसरा, डिजिटल मीडिया को भी जो है एक सेल्फ रेगुलेट, जो स्वनियमन करने की जरूरत है, क्योंकि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, इन सब की बड़ी कंप्लेंट आ रही थी। पर इसके विषय में हम किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे, क्योंकि आज हम मूलतः इंटरमीडियरीज के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है एक ये भी जरूरत थी कि एक बड़ा ही संतुलित ढंग से जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, उसको भी बरकरार रखा जाए, जो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको भी रखा जाए, लेकिन उसके साथ ही एक संतुलन बनाया जाए कि समाज में एक स्वस्थ कंटेंट जो है वो आगे जा सके। तो इसलिए इस सारे जो है एक नए नियमों के ढांचे की, या नियमों के आप कह सकते हैं कि रिव्यू ऑफ द अर्लियर रूल्स, उसकी एक पुनर्समीक्षा कर एक नए सेट ऑफ रूल्स को लाने की जरूरत थी। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि इंटरमीडियरीज के बारे में अमन जी ने बताया कि देखिए, इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो एक तरीके से आप जिसको बोल सकते हैं बिचौलिया, और बिचौलिया वैसे खराब शब्द है, लेकिन आप मध्यस्थता वाली बात जिसको आप कहते हैं, वो एक मध्यस्थ पार्टी जो है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक जगह से चीज लेता है और कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इसमें B2B भी होते हैं और B2C भी होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। पर कुल मिला के उस प्लेटफॉर्म का काम सिर्फ इतना है कि वहां से जो भी चीज आती है वो एक माध्यम है मूलतः उपभोग करने का, या उपभोक्ताओं तक पहुंचने का। तो जैसे उसमें आप अमेजोन है, जो है आपका फ्लिपकार्ट है, उसमें ई-कॉमर्स 2-3 श्रेणियां हैं। मार्केट ई कॉमर्स वाली जो साइट्स हैं वो आती हैं, दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तीसरा इवन टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी उसके अंदर आते हैं।
तो इस तरीके से कई श्रेणियां, पर ये 3-4 मुख्य श्रेणियां, और आज हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें एक उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये बताई कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वो हर यूजर को तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तो उनको वो अपना बिजनेस कर सकें, वो अपना काम चला सकें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, तो हर एक देश ने अपने यहाँ पे सेफ हार्बर जिसको कहते हैं, यानी कि उसको थोड़ी सुरक्षा प्रदान की है कि चलो तुम तो एक माध्यम का काम कर रहे हो, तो हर चीज जो है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं हो सकती है, तो कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारी होंगी लेकिन कुछ जगह पे तुम्हें छूट भी है, तो एक उसको सुरक्षा प्रदान की है कि ठीक है आप अपना बिजनेस करिए। और भारत में भी जो है, जो आईटी एक्ट है उसके अंदर ये इस चीज का प्रावधान है। अब हम करते हैं आगे की बात। जी अमन। जी अरुण जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से उसकी जो पृष्ठभूमि और उसके आगे रूल्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो सभी हिंदी में भी आपके बहुत सारे दर्शक सुन रहे हैं उनके भी लिए आपने बता दिया। और जो अगला जो इसका पार्ट था जहाँ पे जो आपने प्रश्न किया था कि ये जो गाइडलाइंस हैं एग्जैक्टली क्या प्रिस्क्राइब करती हैं और कैसे ये हमारे जो ऑर्डिनरी सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो देयरफॉर व्हाट आर दी duties especially of the intermediaries which have been stipulated in these guidelines now. So there are certain primary duties and there are certain additional duties. So I'll come to the foremost duties which intermediaries have to follow under the new rules, which also empower and benefit the ordinary social media users. Now, first is that due diligence has to be followed by all intermediaries. So, and in case due diligence is not followed by intermediaries, safe harbor provisions will not apply to them. Therefore, it is incumbent upon all social media intermediaries to ensure that whatever content is being published is also compliant. They do their due diligence, and in case there is any infirmity or illegality, they can't just simply plead ignorance and say that no, we just simply published it. So they also have to do their due diligence. Secondly, there has to be a robust grievance redressal mechanism. So all intermediaries, including all major social media intermediaries, they have to establish a grievance redressal mechanism for receiving and resolving complaints from users or victims. Intermediaries shall have to appoint a grievance officer, a grievance redressal officer to deal with such complaints and to share the name and contact details of such officer. And Arunji, what is important is that this officer has to be somebody of Indian nationality. Grievance officer shall acknowledge the complaint within 24 hours and resolve it within a period of 15 days. So, because there are very clear timelines which are stipulated, there is going to be compliance. In fact, I'll come to that. Report also has to be furnished within a month. So, the next primary duty is that ensuring online safety and dignity of all users, especially of our women folk. And any intermediaries shall have to remove or disable access within 24 hours of receipt of complaints of contents that exposes the private areas of individuals or shows such individuals in partial or full nudity or in any sexual act, etc., or somebody trying to impersonate or bringing up some morphed content. We have seen several such complaints coming from women, and such complaints have to be resolved expeditiously, and they can be filed by the aggrieved individual and somebody independently also. If he finds such content, they are also entitled to file a complaint, and the intermediaries will be obliged to remove that within the stipulated time. The additional due diligence which has to be followed by, these are the primary duties or responsibilities of the intermediaries under the new rules which have been enacted, formulated on 26th of February this year. Some of the additional responsibilities which have been casted upon by these rules are that
social media giants such as Twitter, Facebook, the big entities, they have to conduct additional due diligence, and therefore with greater prowess also comes greater responsibility, and they cannot plead ignorance and simply wash their hands of any impropriety or illegality which is committed through their medium or on their medium. They also have to appoint a chief compliance officer who shall be responsible for ensuring compliance with the Act and the new IT rules. And such a person also has to be resident of India. They also have to additionally appoint a nodal contact person for round the clock coordination with law enforcement agencies. So 24/7 somebody has to available. We have seen that in today's age and time, especially when it comes to issues of national security and safety, even in pandemic times, 5 minutes can be a big period of time. And therefore, we had seen instances where fake news and people attempting to create panic during COVID times, etc. And those news were going on and they were being repeated for a long period of time. So today, somebody has to be available on behalf of these major social media intermediaries, and they have to respond immediately to any request which comes from the law enforcement agencies. Now, these intermediaries also have to appoint a resident grievance officer who shall perform the functions mentioned under the grievance redressal mechanism. And such a person certainly has to be resident of India, and therefore this requirement of having a grievance mechanism and grievance redressal officer who is a resident of India, because we had in past seen several instances of complaints being put forward but leading to no logical movement or progression ahead, and people were just kind of banging their head against the wall, and there was no response also which was coming through, and there was no specific person or individual in the country who was casted with this or who was bestowed this responsibility, a designated authority under the rules or act, which people could specifically approach. So that position has also been done away with, and that is another tool which is going to empower our social media users. Thereafter, now all these social media intermediaries have to publish a monthly compliance report mentioning the details of number of complaints received and the action taken, etc., and the nature of contents which have been removed. The significant social media intermediaries, as the rules mandate, all the major ones, they have been, those who have, I believe, those who have more than 5 lakh subscribers, they have been, made so significant social media intermediaries. The exact number, I will just check up how much exact number they have to be in order to be significant social media intermediaries. So significant social media intermediaries providing services primarily in nature of messaging shall also have to enable identification of first originator of information, and this is required for purposes of prevention, detection, investigation, and prosecution or punishing the offenders or offense which is related to sovereignty, integrity of India and the security of the state, which can be prejudicial to friendly relation with foreign states or against the public order, etc. So the rules stipulate in detail that, or for say incitement of offense relating to some sexual offense or some sexually explicit material, etc., child sexual abuse, etc. So the significant social intermediaries have to, they have been casted with this additional responsibility to identify as to who was the first originator of such a content,
so that such offenders have to be punished and they have to be brought to justice. Now, the significant social media intermediaries shall also have a physical contact address in India, which has to be published on their website or mobile app, or at both the places, in fact. There is also a method of voluntary user verification mechanism, which these rules stipulate, where the users who wish to verify their accounts voluntarily shall be provided an appropriate mechanism to verify their accounts and provided with a demonstrable and visible mark of verification. The users also have to be mandatorily given an opportunity of being heard, which is a very important part of principles of our natural justice. And in case where significant social media intermediaries remove or disables access to any informations or disables account at their own accord, then a prior intimation for the same shall have to be communicated to the end user who has shared that information, with a notice explaining the grounds and reasoning for such an action. Users have to be provided with adequate and reasonable response opportunity, in fact, to dispute the action taken by the intermediaries, and it's kind of an appellate mechanism. There is also a system of removal of unlawful information, whereby an intermediary, upon receiving actual knowledge in the form of an order by a court or being notified by appropriate government or any other responsible authorized agency, will not host or publish any information which is prohibited under the law in relation to interest of sovereignty, security and safety of the country, or in interest of maintaining public order, friendly relations with foreign countries, etc. These rules, obviously, they have come into effect, immediately, and social media intermediaries have been given 3 months time to comply to these rules, and therefore they are in full force today. So, would you like to add something to this in Hindi, Arunji? Yeah, I will just do a quick roundup in हिंदी. मैं एक बार हिंदी के दर्शकों को बता देता हूँ कि मूलतः जो अमन जी ने बताया कि ये जो नियम लागू किए गए हैं, इसमें 2 तरीके की कर्तव्य, 2 तरीके की जिम्मेदारियां इंटरमीडियरीज को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिनमें शामिल हैं उनके ऊपर डाली गई है। एक तो प्राथमिक है और दूसरी अतिरिक्त है, यानी प्राइमरी एंड एडिशनल ड्यूटीज। तो प्राथमिक में मूलतः ये है कि उन्हें पूरा ध्यान देना है अपने कंटेंट के ऊपर, ड्यू डिलिजेंस करनी है, यानी पूरा नियम कायदों के हिसाब से और पूरा तार्किक आधार पर उनको अपना काम करना है और कंटेंट को रूट करना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो उन्हें सुरक्षा सेफ हार्बर नियमों के तहत भारत में प्रदान की गई है संविधान के अंतर्गत, वो नहीं रहेगी। दूसरा, उनको शिकायतें दूर करने के लिए जो भी लोग शिकायत करते हैं उनके प्लेटफॉर्म के बारे में, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, एक शिकायत निवारण अधिकारी रखना पड़ेगा, जो उसका जो है संपर्क आपको यहाँ का देना पड़ेगा और 24 घंटे के अंदर वो शिकायत का संज्ञान ले और 15 दिन के अंदर उस शिकायत का निवारण होना चाहिए। और 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट या सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नोटिस दिया जाता है, उसके ध्यान में आती है, उसको हटाना 24 घंटे के अंदर अंदर जरूरी है। अतिरिक्त ड्यूटीज में यह है, जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं खासकर, उनको अतिरिक्त ड्यू डिलिजेंस करनी है और इसके अलावा उन्हें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी रखना है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब वो ये देखेगा कि ये जो सारे नियम कायदे या जो शिकायत का निवारण किया गया तो उसके अनुरूप कदम उठाए गए हैं कि नहीं उठाए गए हैं। इसके अलावा जो है वो एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए, जो 24 एक व्यक्ति अवेलेबल या ऐसे संपर्क अवेलेबल रहना चाहिए जो 24/7 यानी कि 24 घंटे 365 दिन जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, जिन्हें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है, उनके लिए उपलब्ध रहे, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश की जा रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। और ये जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, ये जो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर है, ये इनका जो है यहीं का भारत का निवासी होना जरूरी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेंगे और विदेशी हैं तो आप दूसरे देश में जाके कहेंगे कि आपका कानून हमारे पर लागू नहीं होता। तो ये एक गंभीरता से जो व्यक्ति
जिसको अपॉइंट किया जाए उसे भी ये पता हो कि अगर उसने पालन नहीं किया तो यहाँ पे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और एक जो है रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर की हमने आपको बात बता दी। इसके अलावा उन्हें एक मंथली रिपोर्ट, एक मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी जिसमें बताएंगे कितनी शिकायतें हैं, उन शिकायतों का क्या निपटारा किया, कैसे निपटारा किया और कौन सी सामग्री ऐसी थी जिसको कि हटाया। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इनको ये भी बताना है कि अगर जैसे हम देखते हैं व्हाट्सएप पे भी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉरवर्ड करके फेसबुक वगैरह पे कंटेंट आता रहता है, लेकिन उनको पता होता है जैसे फेसबुक है या ट्विटर है कि ओरिजिनली कहाँ से आया है, क्योंकि वो आईपी एड्रेस वगैरह के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिससे कि वो कंटेंट पोस्ट किया गया होगा, तो उनके पास ये बड़ी आसानी से निकल सकता है, लेकिन ये बताते नहीं है अभी तक। तो अगर किसी ने मान लीजिए कुछ शरारतपूर्ण खबर कर दी है, हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी फोटोग्राफ्स या कुछ किसी का नाम डाल के डाल दी जाती हैं, तो या किसी ने किसी महिला के विषय में जो है कुछ ऐसा वो कर दिया, तो आपत्तिजनक कोई सामग्री डाल दी, तो ओरिजिनल कंटेंट किसने, सबसे पहले उसकी शुरुआत किसने की थी सारी गड़बड़ी की, उसको आइडेंटिफाई अगर सरकार कहती है कि इसको बताइए या कानूनी एजेंसियां कहती हैं बताइए, तो उनको बताना पड़ेगा। अभी तक ऐसा उनके ऊपर नहीं था। और इसके अलावा जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर किसी का, हम अक्सर देखते हैं लोग ये कहते हैं, खासकर जो राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये रहता है कि ये ट्विटर फेसबुक वगैरह पे सारे वामपंथियों का कब्जा है, विचारधारा वालों का, तो अचानक ही लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद हो जाते हैं, फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, फेसबुक पेजेस ब्लॉक हो जाते हैं और यूट्यूब चैनल स्ट्राइक ऑफ हो जाते हैं कई बार। तो लोगों को ये लगता है कि भाई एक अचानक आप सुबह उठे और आपके 10 लाख फॉलोअर थे और आप पता चला कि स्ट्राइक डाउन हो गए, तो इस मामले में जो है वो कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन अब ये है कि आपका अकाउंट क्यों बंद किया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, एक प्रॉपर कारण देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा और एक रीजनेबल नोटिफिकेशन देना पड़ेगा जो तार्किक हो, जिसमें कोई ठोस बात हो। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम में से किसी ने भी या आपकी कोई भी लॉगरिदम ऐसी है जिसने कि उड़ा दिया उसको। तो ये एक प्रायर इंटीमेशन और रीजनिंग उसकी प्रॉपर देने की जरूरत है। और जो रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है वो भी जो है वो तुरंत आपको जो है कोई ऐसी चीज जो देश की सुरक्षा को, देश के जो दूसरे देशों के साथ संबंध है, सामाजिक समरसता को, किसी भी चीज को ऐसी को, आंतरिक या बाहरी, देश की संप्रभुता को किसी भी प्रकार से अगर खतरा पहुंचाती है तो उसको इमीडिएटली आपको पहले तो बात यह कि आपको उसे प्रकाशित नहीं करना। अगर आप प्रकाशित करेंगे तो ये भी आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर प्रकाशित होती है तो 24 घंटे के अंदर उसको, जैसे मैंने बताया, अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसको हटाना है, पर मूलतः प्रकाशित ही नहीं करती। तो अब ये कुल मिलाकर अमन जी ने जो है वो सारी बात वो कही थी। तो अमन जी, गोइंग अहेड ये बताइए कि ये ट्विटर को क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द ट्विटर, बिकॉज इट सीम्स टू बी वेरी रीजनेबल, it's a logical evolution of rules, it's basically consumer oriented grievance what I have understood that the focus is on grievance redressal mechanism. It was loaded on one side only, basically it was loaded on the side of social media platforms. The other side had no recourse to grievance redressal, and it was going against the basic laws of justice also. So and in fact, as you had mentioned earlier about the tech issue of tech feudalism, in fact they have started behaving more like sovereign states, not even sovereign states, like sovereign entities whose sovereignty overpowers even the sovereignty of the states. So because we have seen that, and तो मैं अपने जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि अरब स्प्रिंग है या दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ऐसी जो सो कॉल्ड, जिसको आप जन आंदोलन कहते हैं, लेकिन चॉस क्रिएट करने में एक सोशल मीडिया के कुछ खास प्लेटफॉर्म्स का, खासकर ट्विटर वगैरह का अच्छा खासा योगदान रहा है। और ये एक ग्लोबल पैटर्न है कि जहां जहां थोड़ी भी वॉलेटिलिटी होती है वहां वो उसको और बढ़ाते हैं, जहां नहीं होती है वहां क्रिएट करते हैं। तो ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है कि तो हम अमन जी से इस बारे में जानेंगे कि लीगली जो है, और सब ये जो मसला ट्विटर और उसके बीच में चल रहा है, भारत सरकार के बीच में,
तो ट्विटर को समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हिच ट्विटर हैज एंड व्हाई देयर इज अ डिस्प्यूट? व्हाट इज द लॉ पॉइंट इन दैट? व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिस्प्यूट? अरुण जी, आपने जो हिंदी में कहते हैं लाख टके का प्रश्न वो पूछ लिया है। और मुझे लगता है कई हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसमें क्या समस्या है, व्हाट इज़ दी इंटायर डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी अबाउट। इसके पहले मैं उस पे आऊँ, दो छोटे से क्लैरिफिकेशंस बस देना चाहता हूँ, या बस जो पिछले पार्ट में ऐड करना चाहता हूँ बिफोर कमिंग टू दैट पार्ट। एक तो जैसा आपने भी बताया अरुण जी कि जो भी इंटरमीडियरीज इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, जो सेफ हार्बर प्रोविजंस हैं सेक्शन 79(1) के, उसमें जो प्रोटेक्शन इंटरमीडियरीज को दिया हुआ है, दे विल लूज दैट प्रोटेक्शन and therefore they would be liable to greater scrutiny and prosecution, because the protection under section 79 would not exist in case they do not comply themselves to the new IT rules. Now what has happened, one more clarification Arun ji, मैंने कहा था सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया यूजर्स, वो 5 लाख नहीं 5 मिलियन पे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं, तो वो 50 लाख हो जाएगा। तो जिनके 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर हैं, वो लोग सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया यूजर्स की कैटेगरी में आएंगे। और उनको सोशल जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज के तहत जो ड्यूटीज हैं, उससे उनको कॉम्प्लायंट होना पड़ेगा। अब जो आपने बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ये क्या कंट्रोवर्सी है और ट्विटर को क्या समस्या है। अब देखिए, ये रूल्स 26 फरवरी 2021 को नोटिफाई हो गए थे, और उसके नोटिफाई होने के पहले एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन, रोबस्ट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म अक्रॉस द कंट्री एंड विथ सेवरल स्टेक होल्डर्स, वो सारा हुआ। उसके बाद ये रूल्स फॉर्मुलेट हुए, और उसमें 3 महीने का वक्त भी मिला जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को इन रूल से कंप्लायंट होने के लिए। पर हमने देखा कि ट्विटर और कुछ सोशल मीडिया जायंट्स, वो जो नए आईटी रूल्स हैं उनको कॉम्प्लाई नहीं करना चाह रहे थे, या उससे वो शाई कर रहे थे, या हेजिटेंट थे। कई ने तो इसको चैलेंज भी किया और स्टे भी सीख किया, पर हाई कोर्ट ने इस पे स्टे जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। और वो ठीक है, अब कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा जो भी लीगल पॉइंट्स हैं, बट एज ऑन डेट देयर इज नो स्टे विच इज ऑपरेटिंग, एंड दैट स्टे वाज स्पेसिफिकली रिजेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट आल्सो। नाउ बल्कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान आप लोगों को जान के मतलब एक उसका इंटरेस्टिंग कंपोनेंट ये है कि जो ट्विटर की तरफ से काउंसिल अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए अंडर सेक्शन 79 फॉर द टाइम बीइंग, और सरकार जो है वो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करे, इन्फोर्स करे। वी आर नॉट सीकिंग एनी प्रोटेक्शन। तो इस तरह की जो एक कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच वो अपनाई यहाँ पे जो भी काउंसिल अपीयर हो रहे थे ट्विटर के बिहाफ पे, उन्होंने, जो मैंने इसकी रिपोर्ट्स पढ़ी उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी निकली थी, तो वो ओपनली वो चैलेंज कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रूल्स को इन्फोर्स करे, हम तो प्रोटेक्शन भी नहीं सीख कर रहे। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ पार्शियल कॉम्प्लायंस किया, एक मंथली रिपोर्ट दी, कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर किया, हालांकि उस पर भी कुछ विवाद था कि वो बस एक इंटरिम ऑफिसर थे एंड इट वाज नॉट इन फुली कॉम्प्लायंस एंड परसुएंस टू द रूल्स। तो कंट्रोवर्सी ये थी कि जो भारत सरकार ने जो नए आईटी रूल्स बनाए और उसको फरवरी 2021 में नोटिफाई किया, उसको ट्विटर ने कॉम्प्लाई नहीं किया। जब ट्विटर ने कॉम्प्लाई नहीं किया तो जो सेफ हार्बर प्रोविजंस थे उसके प्रोटेक्शन को ट्विटर ने लूज कर दिया, और जब सेफ हार्बर प्रोविजंस को लूज कर दिया तो फिर जहां जहां पे उनके जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और बाकी जगह जो प्रोटेक्शन शील्ड थी वो भी चली गई।
and now they were liable for criminal prosecution, and they had equal stake, and they were equal stakeholders if there were any offense which was to be committed via their social media platforms, where their platform was being used as a medium, as happens with, printing or any other kind of publishing of books, etc. Now, Twitter, although it has partially complied, but it is still not fully complied. It is shying away from complying. And although we have seen that IT minister in past and the present IT minister also, they have been repeatedly pleading and asking the Twitter to comply with the Indian law and regulations. But something more also has to come, because if Twitter is not complying, the government of India, the Ministry of IT in particular, also has to have some mechanism so as to ensure that they comply to these rules. Because if Twitter council, or the councils appearing for some of the social media giants, if they openly confront and challenge and say that we are not complying to these rules, or we are not seeking any protection under these rules, and the government of India should enforce these rules and openly challenge the Ministry of IT, that is something which should uh, which should I would not say provoke, but that is something which should encourage Ministry of IT to consider as to what are the other measures which they would they would employ in order to ensure the compliance from such social media giants. But that is an area where we are still to see some activity coming through from the IT minister, and let us see what happens in that space. But as of now, the position is that Twitter is partially compliant, not fully compliant, and some of the other social media giants are also partially compliant, but not fully compliant, and therefore they have to be fully compliant to the new IT rules 2021 in order to have the protection of the safe harbor provision, and which we hope and believe that sooner than later they would comply to the new IT rules. And if they do not comply, then Ministry of IT has to find something more and a new mechanism to ensure that the Indian law is followed, the Indian law is complied with, and merely making statements of intent by the IT ministry would not be of much help unless they come out with measures as to ensure how to ensure that these rules are going to be complied and followed by the major social media intermediaries, or significant social media intermediaries. अमन जी ने जो कहा, मैं उसका एक जिसको आप कहते हैं जिस्ट आपसे शेयर करता हूं कि ये जो झगड़ा है ट्विटर और उस एक तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन कह लीजिए, स्पष्टीकरण दिया कि जो सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, उसकी जो परिभाषा है, वो प्लेटफॉर्म जिसमें 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। दूसरा ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, और खासकर ट्विटर वगैरह ने, बड़े बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने और खासकर ट्विटर ने बड़ी नानुकुर के साथ आधे अधूरे मन से थोड़ा कंप्लायंस किया है, और उन्होंने कोर्ट के अंदर जो पूरे मसले का मूल है वो है सेफ हार्बर का प्रोविजन। सेफ हार्बर का प्रोविजन एक बार फिर आपको बता देते हैं कि चूंकि आप एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं या एक माध्यम की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको कुछ सुरक्षा संविधान की तरफ से प्रदान की जाती है कि आपके खिलाफ ऐसा नहीं है कि जो भी कंटेंट कोई आगे और किसी के खिलाफ है, और अगर तथ्यात्मक नहीं भी है, या मान लीजिए तो, या किसी को पर्सनली हर्ट कर रहा है, या ऐसा कोई कंटेंट है जो समाज के लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद एक सेफ हार्बर प्रोविजन है कि आपकी इंटेंशन खराब नहीं थी एक तरीके से, और आपने अपना ड्यू डिलिजेंस किया था, उसके बावजूद आ गया, फिर आपने उसको हटा दिया जब आपको पता चला, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप बिजनेस करते ना, नहीं तो हर चीज पर जो है वो आपके खिलाफ केस होने लगेगा। तो इसलिए एक सेफ हार्बर प्रोविजन के मोटे तौर पर आपको एक सुरक्षा प्रदान है, और आप, हम जानते हैं कि एक माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये सरकार की तरफ से प्रोविजन है। लेकिन अगर आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर आप एक सामान्य एंटिटी की तरह, आपकी प्लेटफॉर्म पे एक भी अगर कोई ऐसी चीज आ गई तो आपके खिलाफ क्रिमिनल
केस भी बन सकता है या दूसरे मामले बन सकते हैं। तो ये सेफ हार्बर का प्रोविजन ट्विटर से हट गया, क्योंकि उन्होंने 3 महीने का जो समय मिला था उसमें आईटी रूल्स के हिसाब से एक जो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर अप्लाई जो है वो बनाना था, वो भी नहीं उन्होंने बनाया। बड़ी नानुपुर से बनाया, इंटरिम ऑफिसर कह के बनाया। फिर उसके बाद इसी चीज को लेकर वे कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट में जाके उनके वकील ने यहाँ तक कहा कि ठीक है, हमें नहीं चाहिए सेफ हार्बर का प्रोविजन, सरकार जो चाहती है वो नियम लागू करे। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत फिर से आप कह सकते हैं कि अपनी आक्रामक तेवरों को थोड़ा सा नरम करते हुए एक मंथली रिपोर्ट भी, कंप्लायंस रिपोर्ट वगैरह जैसी भी बनाई है। पर अभी कुल मिलाकर खाना पूर्ति करने की तरह ही एक तरीके से वो चल रहा है, और कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यही कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ये है कि उनकी जवाबदेही तय हो रही है। अभी तक उनकी जवाबदेही नहीं थी, तो वो, और हिंदुस्तान उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, और वो बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पैसा भी यहाँ से कमा रहे हैं, और बिना जवाबदेही के कमा रहे हैं। तो अब एक तय करने की बात आ गई, तो इसलिए उनको थोड़ा सा इस मामले में कष्ट हो रहा है, और ट्विटर को कष्ट हो रहा है। लेकिन साथ में ये बात है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसने जो नोडल एजेंसी है इसको लागू करवाने की, अभी तक उसने बार बार स्टेटमेंट तो दिए हैं, लेकिन स्टेटमेंट से आगे जाके भी शायद कुछ करने की जरूरत पड़ सकती है, कोई नए तरीके निकालने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अड़े हुए हैं इस बात पर कि नियमों का पालन नहीं करेंगे, और अभी तक मंत्रालय की ओर से केवल जो है वो वक्तव्य ही आए हैं। अभी ऑन ग्राउंड एक्शन जो है वो नजर आना थोड़ा सा बाकी है। तो ऑन ग्राउंड एक्शन क्या होगा, ये आगे जो है वो आने वाले समय में देखेंगे। एक आखिरी सवाल अमन जी, ये कि वन लास्ट क्वेश्चन, दैट हाउ डू यू सी दिस। एक मैं दर्शकों को बता दूं, व्हाट्सएप ने भी एक प्राइवेसी को लेकर इसी आईटी रूल्स का एक प्रोविजन है कि जिसमें आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर बताना पड़ेगा, और व्हाट्सएप का कहना है कि हमारी तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन लिखा हुआ आता है, वही सबसे बड़ा यूएसपी है। हम सभी जानते हैं ऐसी बातें जो हम नहीं चाहते कि कोई भी सुने, तो हम एक दूसरे से कहते हैं कि चलो व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं, लेट्स हैव अ कॉल ऑन द व्हाट्सएप। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये इजरायली स्पाईवेयर आने के बाद जो है वो व्हाट्सएप कितना सेफ है, या शायद ऐसे ही हम लोग भी गलत फहमी में हैं, और मेरी इस विषय में कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। तो जस्ट ऑन अ लाइटर व्हील, तो व्हाट्सएप ने भी एक जो है वो कोर्ट में केस डाला हुआ है, कंप्यूटर कोर्ट में। तो उसमें एक लेकिन महत्वपूर्ण बात जो अमन जी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही, कि none of the social media giants, so called this thing, they have got a stay from the court. जो the cases are going on, कोर्ट ने अभी तक उनको स्टे नहीं दिया है किसी भी मामले में। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ये नियम है लागू है, इनका पालन करना उनको जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा अंडरलाइन करता हूँ कि किसी भी कंपिटेंट कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन आईटी रूल्स के खिलाफ स्टे नहीं दिया। और अब एक आखिरी सवाल अमन जी, ये कि गोइंग अहेड, बहुत सारे, ये आप इसको दूर की कौड़ी लाना कह सकते हैं, यू कैन से इट्स अ फार फेच्ड आइडिया ऑफ दिस, बट चाइना हैज, आई एम नॉट कंपेयरिंग इंडिया विद चाइना, बट चाइना हैज डन दैट एंड चाइना हैज शोन दैट। तो अपने राइवल से भी कभी कभी अच्छी बातें सीख लेनी चाहिए। दे हैव शोन, उन्होंने ट्विटर, फेसबुक वगैरह वहां पे सब बिल्कुल, दे आर नॉट काइंड ऑफ अलाउड दिस, दे हैव देयर ओन सोशल मीडिया। डू यू थिंक गोइंग अहेड इफ दिस डिफाइंस कंटिन्यूज विद दिस थिंग, सो देयर इज अ, मैं लीगल सिर्फ बात कर रहा हूँ इसमें, जो मैं सरकार की इंटेंट पे, सरकार की इसकी पॉलिटिक्स पे, इस पे नहीं कर रहा, बट क्या सरकार के पास ये कानूनी प्रावधान इसमें उपलब्ध है दैट दे कैन शट डाउन those social media platforms which are not complying with the rules? अरुण जी, देखिए ये जो चैलेंज है, the challenge of regulating the foreign social media, which has become much more than social media. As you say, it's tech feudalism. These are giants, and these are challenging the nation states, their authority to regulate and ensure that their interests of national safety, security, sovereignty, and protection of their own people are ensured. So these some of these social media giants have challenged that authority of nation states also, and therefore it is not only India but entire world is facing this challenge of regulating the foreign social media. And
in my opinion, there has to be a minimum ethics code for all the social media. Internationally, also, there could be a convention. Conventions, they do not have that power and force of law. They are, you could say, advisory in nature. But even if there is a convention on the minimum standards, that international convention where all nations are signatories, on the minimum standards that all these social media giants, they have to comply with and abide by, I'm sure it will go a long way in ensuring the safety and the protection of ordinary social media users, because the right to natural justice, as you mentioned, which is the basic premise of any rule of law or any school of law, that itself is being violated in many cases, because we see that there is no grievance redressal mechanism. One person has authority to express, the authority to free speech and expression is always there, but that person does not have to impinge upon rights of others and take away the fundamental rights of, life, liberty, dignity, and their freedom of speech and expression also, which is available to them. So therefore, these are the different uh, fields or theories of law also. uh, there has to be a balance which has to be struck. They cannot militate against each other. And therefore, in my opinion, even if India wishes to take some initiative in order to have an international convention which would stipulate the bare minimum basic ethics code that the major social media giants should comply with, that is something which could be desirable. And we have seen, even the G8 nations and other several other top global nations, they have from time to time been expressing their anguish at even the basic bare minimum norms not being followed in certain cases. Undoubtedly, social media has huge, immense power. It has given voice to the ordinary citizens, to ordinary people. However, uh, you know, at the same time, acknowledging its advantages and the changes, the positive changes that it has ushered in our society, not only in India but internationally. At the same time, we also have to be mindful of the several vulnerabilities and downsides which are there, and therefore there has to be a balance. And it cannot be the entire formulation cannot be in a lopsided manner. The rights of the social media users, the rights of the sovereign states, and their interests of national security and safety also have to be balanced. And for maintaining public order, they also have to be balanced with the right of social media intermediaries to act as a medium for expression of free speech and opinion of people. So that also has to be respected and balanced. And therefore, we can all arrive at a bare minimum basic level of international, a convention where all countries can come together at certain basic minimum social media codes that all the social media giants should comply with. And obviously, this has to be done with in consultation with all the stakeholders, which includes the social media intermediaries, these giants. They also have several challenges and problems, and they can also come and share this with the different countries internationally or even at national level. And above all, the ordinary social media users, their inputs and their opinions also have to be safeguarded. Their rights also have to be safeguarded. And I'm sure going ahead, this is one way in which, if the regulation or the legal scheme, if it so evolves, would be desirable and will be in interest of all the stakeholders. अमन जी का कहना है कि
जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करने की बात हुई, यानी शिकायत निवारण जो क्या कहते हैं एक व्यवस्था, तो वो जरूरी है। उसके बिना जो है वो एक तरीके से जो न्याय के मूल नियम है, जिसको आप लॉ ऑफ जस्टिस कहते हैं, जिसमें कि लोगों के लिए लिबर्टी, इक्वलिटी है, उनकी डिग्निटी है, यानी उनकी स्वतंत्रता, उनका सम्मान है, उनकी तो वो भी आप जो है वो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए इसको एक संतुलित करने की जरूरत है कि जवाबदेही तय होगी, और ये होगा कि ऐसा नहीं है कि हम ही जो है वो जज हैं और हम ही तय कर देंगे बिना किसी सुनवाई के कि क्या होना है, और हम ही जो है वो सजा भी दे देंगे, और हम ही उसके बारे में जो है ये भी लिख देंगे कि ये सजा बिल्कुल ठीक थी और बहुत अच्छी थी। तो सब कुछ एक ही व्यक्ति या एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही एंटिटी की या वन साइडेड होना जो है वो ठीक नहीं है। और दूसरा चीज ये है, उनका ये कहना है कि बेहतर ये होगा कि पूरी दुनिया में ज्यादातर देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जहां कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देशों की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है पूरे विश्व में। तो इसलिए, और ये ऐसा नहीं है कि वो कोई जानबूझ के कर रहे हैं, शायद चाहे अनचाहे एक ऐसी परिस्थिति, एक प्रकृति ऐसी है, और एक ये नई प्रौद्योगिकी है, नई टेक्नोलॉजी है, तो वी हैव टू कम टू टर्म्स विद इट। हमें भी जो हमारे दुनिया में नेशन स्टेट्स की व्यवस्था है, जो जियो पॉलिटिक्स है, जो जियो स्ट्रेटेजी है, इट हैज टू कम टू टर्म्स विद दिस न्यू रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी को समाहित करना, उसके साथ समन्वय बैठाना जरूरी है। तो इसके लिए एक, जैसे हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर कन्वेंशन है, केमिकल वॉरफेयर को लेकर कन्वेंशन है, तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ मिलकर बैठ सकता है और कुछ एक नियमों की एक ऐसी नियमावली बना सकता है जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उस नियमावली का पालन करें। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, वैश्विक स्तर पर होगा, तो उनको इसका पालन करने की एक तरीके से नैतिक बाध्यता भी रहेगी, और वैसे भी उन पर एक दबाव जो है वो एक अंकुश, एक सकारात्मक अंकुश रहेगा। और जो जिस उद्देश्य से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रौद्योगिकी आई थी कि एक आम आदमी को आवाज मिल सके, वो अपनी आवाज दुनिया भर में पहुंचा सके, अच्छे मुद्दों पर लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकें, समाज में जो लोग अकेले हैं उनका अकेलापन दूर हो सके, वो अच्छे मित्र, अच्छे जो है साथ जो है संगत में अच्छे काम कर सके, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मूल उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य से वो ये बात तो है भटक गए हैं, ये तो बात सभी मुझे लगता है कि स्वीकार करेंगे। और एक कमर्शलाइजेशन, एक पैसा कमाने की होड़ में, अब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की होड़ में सारे वो उसमें है, और मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसमें बहुत सारी चीजें और पॉलिटिकल टूल हो गए। हमने देखा अमेरिका के चुनाव में किस तरीके से ट्रम्प और बिडेन का जब मुकाबला हुआ तो ट्विटर ने बिडेन की साइड ली, ट्रम्प का अकाउंट तक ब्लॉक कर दिया। तो और भी कई देशों में उन्होंने इस तरीके की चीजें की हैं, ट्विटर के अलावा और भी। ऐसा नहीं है कि कोई फेसबुक और बाकी सब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन बहरहाल ज्यादा झगड़ा ट्विटर और सरकार के बीच में चल रहा है। तो अमन जी, आप आए, आपने समय निकाला इसके लिए। अमन जी, यू हैव कम हियर, यू हैव शेयर्ड योर थॉट्स। It has been a wonderful conversation, very enlightening, and I think it is going to be very enlightening for our viewers also. हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये एक जो है जानकारी परक चर्चा रही होगी। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे नेशनलिस्ट व्यू के अगले वीडियो कॉलम में आपके साथ किसी और एक दिलचस्प विषय पर और दिलचस्प जानकारी लेकर। आप अपने जिस विषय पर जानकारी चाहते हैं उस विषय के पर जानकारी के बारे में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। नेशनलिस्ट व्यू के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं। और मैं अरुण आनंद आपसे विदा लेता हूं। अमन जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अरुण जी। मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सार्थक चर्चा थी, और मैंने देखा नेशनलिस्ट व्यू का, मैंने खुद भी सब्सक्राइब किया। मैंने देखा आपने फर्स्ट अमेंडमेंट पे भी एक बहुत अच्छा वीडियो कॉलम किया। तो हमारी जो जितने भी भारत के नागरिक हैं और बाहर भी बहुत सारे लोगों को रुचि है कि जब इस तरह की कंट्रोवर्सीज ब्रेकआउट होती हैं, इस तरह के गूढ़ मुद्दे उन पे इतनी ज़्यादा नॉइस हो जाती है, और नॉइस हो जाती है पर उसमें समझ की बात जो है वो कम हो पाती है।
तो आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है, this is really commendable and appreciable. And as I mentioned to you, I have also myself subscribed to the Nationalist View channel, and I look forward to seeing more of your videos. This has been a very engaging and a fruitful conversation for me also. Thank you for all the translation that you did for our Hindi viewers, and not only that, you added your own inputs, and there was significant value addition from you as you were doing it. And I look forward to meeting all of you and having another conversation with you sometime very soon. And thank you very much to all the viewers of the Nationalist View. Namaskar. नमस्कार।